हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस लगातार हमारे चैनल पर चल रही हैं, उसमें आज पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर निगम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नगर प्रशासन, और जो कि यह क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें कहानी के माध्यम से नगर प्रशासन के बारे में, नगर निगम के बारे में और जो विभिन्न जानकारियां हैं, चलिए देखते हैं उसमें कहानी के माध्यम से कैसे बताया गया है। इसमें पहला बेस बनाया गया है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसका साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि शुरू में 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई और पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसके बदले में उन्हें अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। और उसको बदलने के लिए इन्हें अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे, क्योंकि निर्मला मौसी की खिड़की इन्होंने क्रिकेट खेलते वक्त तोड़ दी थी। और अब एक बच्चा उसमें पूछता है कि क्या अब दोबारा जेब खर्च देना पड़ेगा हमें, अपना जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे हम देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? तो इसमें हुआ क्या कि क्रिकेट खेलते हुए इस बार गली की ट्यूबलाइट टूट गई। तो बच्चे ने सोचा कि पिछली बार तो निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो हमने उनको पैसे दे दिए, लेकिन ट्यूबलाइट टूटी है तो हम पैसे दे किसको? ये पैसे दिए किसके जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वह माला के घर जाता है, क्योंकि माला का घर सबसे पास होता है। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। तो चारों माला के घर गए और सब कुछ बता दिया गया। सारी बात सुनकर माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो नहीं पता, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने इतना बताया, उनको ज़्यादा तो नहीं पता था कि नगर की ट्यूबलाइट लगाने का काम किसका है, नगर निगम का है। उन्होंने समझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि यह जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसको यास्मीन खाला से पूछिए, क्योंकि वह हाल ही में रिटायरमेंट ली है। कहाँ से? नगर निगम से, और जिसका काम क्या होता है कि शहर से संबंधित विभिन्न कार्य करना। अभी आप उसको देखेंगे, जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर आना। तो इसमें वो जाते हैं, बच्चे देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछते हैं यास्मीन खाला से। ये नगर निगम में अभी हाल ही में रिटायरमेंट पे हुई है इनकी। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। यास्मीन खाला वहीं रहती थी और माला की माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उनका दरवाज़ा खुला, वे एक साथ किस्सा सुना दिए कि पिछली बार हमसे निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो हमने तो पैसे उसके दे दिए, क्योंकि वह उनकी व्यक्तिगत खिड़की थी। लेकिन अब इस बार हमसे गली की ट्यूबलाइट फूट गई है तो हमें क्या पैसे देने पड़ेंगे, और देने पड़ेंगे तो हमको ये पैसे देने किसको है, क्योंकि यह ट्यूबलाइट लगवाता कौन है? चलिए देखते हैं यास्मीन खाला जवाब क्या देती हैं। वे हंसकर बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। उन्होंने बताया यास्मीन खाला ने कि इस कार्य के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके नगर निगम कहते हैं। इसमें बताया कि इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको नगर निगम कहते हैं। उन्होंने बताया कि इस काम को बहुत बड़ी संस्था मिलकर काम करती है और इसे नगर निगम कहा जाता है। आगे देखते हैं, या सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करते हैं। अब इसके बाद इन्होंने नगर निगम के काम क्या क्या बताया उसको देखते हैं। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा करकट इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम भी करवाना। तो ये काम इसमें नगर निगम के बारे में बताए गए। माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। तो माला ने बोला कि मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तो उसमें एक बच्ची बोली कि मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने एक पोस्टर देखा था जिसमें नगर निगम के द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताया जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। तो इसका काम क्या है नगर निगम का? कि शहर में बीमारियां भी ना फैले, और स्कूल भी स्थापित करना, उसको संचालन करना किसका काम है? यह भी नगर निगम का काम है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। शहर में दवाखाने भी चलवाता है, अस्पताल भी चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है, और जो सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, जो राष्ट्रीय इमारतें होती हैं, उनका भी रखरखाव करता है। उन्होंने आगे बताया, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। उन्होंने आगे क्या बताया कि हमारा पुणे शहर जो है वह बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा पुणे शहर चूँकि बहुत बड़ा शहर है, इसलिए नगर प्रशासन का जो ध्यान देता है उसे यहाँ नगर निगम कहते हैं। और छोटे कस्बों में इसे क्या कहा जाता है?
छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि नगर निगम किसे कहते हैं? तो बड़े शहरों में जो नगरों का ध्यान रखा जाता है, बड़े नगरों में जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं, सॉरी नगर निगम कहते हैं। और जो छोटे नगर होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, क्षेत्रफल कम होता है, तो वहाँ जो नगर का प्रशासन करने वाली संस्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? नगर पालिका कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में देखते हैं। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए, और जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? तो इसमें से रेहाना नाम की बच्ची ने पूछा कि यह निर्णय कौन लेता है कि यहाँ पार्क बनाना है, इस क्षेत्र में स्कूल बनाना है, या फिर इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं करना है, या फिर पानी की टंकी यहाँ बनाना है, मतलब किस चीज़ को कहाँ करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो देखते हैं खाला क्या जवाब देती हैं। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंटेंट थी। तो वो क्या थी? यास्मीन खाला अकाउंटेंट थी। कहाँ? नगर निगम में, मतलब लेखा जोखा करती थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम के कई निर्णय लेने होते हैं। तो चूँकि शहरों का आकार जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वह बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय भी लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, और शहर को साफ रखने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं, ज़्यादातर निगम पार्षद यह निर्णय लेते हैं। अब निगम पार्षद होते क्या हैं, इसको अभी आप अगले पैराग्राफ में देखेंगे। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, तो यह निर्णय कौन लेता है कि किसी भी विशेष चीज़ को कहाँ करना है, पानी की टंकी हमें कहाँ बनवानी है, नालियाँ कहाँ बनवानी है, और कहाँ कच्ची नालियों से काम चल रहा है, अभी काम हो रहा है। तो ये सब काम किसका है? निगम पार्षद का है। और इसे कौन चुनता है? इसे जनता निर्वाचित करती है। आगे देखते हैं। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो शहरों में अलग अलग शहरों को वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। अगर इसको एग्जाम्पल से बताया जाए तो मान लीजिए ये आपका शहर है, तो अगर यहाँ एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा तो उसे प्रशासन चलाने में दिक्कत होगी ना, वह प्रशासनिक रूप से नगर का सही ढंग से विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया है, ये क्या करते हैं, उसके लिए ये फिर मान लीजिए ये है, उसके बाद ये छोटे छोटे वार्ड बना देते हैं। शहर में छोटे छोटे वार्ड बना देते हैं और हर वार्ड का एक क्या चुना जाता है? पार्षद चुना जाता है। हर वार्ड में चुनाव होता है और एक पार्षद चुना जाता है और वह पार्षद अपने क्षेत्र के लिए विशेष कार्य करने के लिए तत्पर होता है, अपने क्षेत्र का विकास करता है। तो ऐसे हर पार्षद अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो ओवरऑल पूरा विकास हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है कि शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। तो नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण अगर दूं, मान लीजिए पानी अगर आपके यहाँ गंदा है तो यह पूरे शहर को प्रभावित करेगा। अगर प्रदूषण की बात है तो पूरे शहर को प्रभावित करेगा। तो कुछ ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। और ऐसे जटिल निर्णय क्या होता है, जितने भी पार्षद होते हैं एक विशेष क्षेत्र के, उसके समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, कुछ पार्षद मिलकर समितियां भी बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। तो कुछ जो समितियां होती हैं वह विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उस पर विचार विमर्श भी करती हैं और इसे कुछ पार्षद मिलकर बनाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा साफ करना है। तो इन सब कार्य के लिए समितियाँ बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं, पार्षदों की समितियाँ ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो ये जो समितियाँ होती हैं यही विभिन्न जो कार्य होते हैं, जैसे कि पार्षदों की समितियों में पानी जैसे कि साफ पहुँचाना, कचरा कहाँ है कचरों को इकट्ठा करना और उसे सही ढंग से फेंकना, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना करती हैं। आगे देखते हैं, आगे है जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें उदाहरण बताया गया है कि अगर बिजली की तार लटक रही है तो आपको अगर वहाँ दिक्कत हो रही तो आप अपने पार्षद से बताइए, तो पार्षद संबंधित कर्मचारियों से बात करेगा, संबंधित अधिकारियों से बात करेगा और इस काम का निवारण करवा सकता है। तो पार्षद अपने क्षेत्र से विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उसका भी निवारण करवा सकता है अगर आप उसकी शिकायत करेंगे तो। जहाँ पार्षद की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कौन करता है। प्रश्न ये उठता है कि पार्षद की समितियां और पार्षद जो होते हैं वो विभिन्न मुद्दों पर
निर्णय लेते हैं कि यहाँ पार्क बनाना है, लेकिन उस पार्क बनवाने का जो क्रियाविधि है वह कौन निर्णय लेता है, वह कौन लागू कौन करता है। तो इसका काम किसका होता है? आयुक्त का, जिसे इंग्लिश में कमिश्नर कहते हैं, या फिर प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। तो इसका क्रियान्वयन करवाने का काम किसका होता है? लागू करवाने का कमिश्नर या फिर प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्षद का तो चुनाव होता है, लेकिन आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं इन्हें सरकार चुनती है विभिन्न एग्जाम्स के थ्रू, इन्हें सरकार मतलब नियुक्त करती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं और पार्षद का चुनाव होता है। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाने ने पूछा कि नगर निगम में ये निर्णय लिए क्या जाते हैं, कैसे जाते हैं? वह कभी सोचना बंद ही नहीं करते हैं। क्या वो कभी सोचना बंद नहीं करते हैं कि हमें अब रुक जाना चाहिए, अब शहर का विकास हो गया है? चलिए देखते हैं आगे उनका जवाब क्या था। उनका जवाब है कि बच्चों के सवालों से खुश होकर यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। तो सारे पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय दी जाती है कि हमारे क्षेत्र में इतने बजट की आवश्यकता है, मेरे क्षेत्र में इतने की, मेरे क्षेत्र में इतने की। तो टोटल एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसे खर्च भी किए जाते हैं, और उसी बजट के अनुसार पैसे भी खर्च किए जाते हैं कि मैंने इतना बजट मांगा था, मुझे यहाँ खर्च करना है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड को विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाएं, और हर पार्षद यह चाहता है कि जो विशेष क्षेत्र में वह चुनाव जीता है उसके क्षेत्र में जो समस्या है, जैसे कि मान लीजिए बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या वह जो समिति होगी उसके सामने रखेगा कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, इसको हमें अंडरग्राउंड करना है और हमें इतने करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो उसी अनुसार क्या होता है? बजट पास होता है। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, और क्रियान्वयन का क्या पहले ही बताया है, आयुक्त या फिर प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आगे देखते हैं। आगे अब अगला प्रश्न बनता है कि नगर निगम को पैसा मिलता कहाँ से? अगला प्रश्न है कि नगर निगम को पैसा मिलता कहाँ से है? तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो अगर इतने बड़े शहर का क्रियान्वयन करना है, ठीक ढंग से प्रशासनिक संस्थान है, तो उसे पैसा भी बहुत चाहिए। तो निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। तो नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग वह कर के रूप में लेता है। तो इस राशि का बड़ा भाग वह कैसे चुकाता है? लोगों द्वारा जो कर लिए जाते हैं उससे लिया जाता है। कर क्या होता है? कर वह राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो सरकार मान लीजिए कोई सुविधा उपलब्ध करा रही है, जैसे कि साफ पानी दे रही है, तो उसके बदले जो वह राशि लेती है, उसके बदले जो पैसे लेती है, उसे ही कर कहा जाता है। जैसे कि जीएसटी भी एक कर है ना। तो कर क्या होता है? सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसके बदले वह कुछ रुपए लेती है, कुछ राशि लेती है, उसे ही कर कहा जाता है। और नगर निगम के जो विभिन्न जो पैसे की आवश्यकता होती है, अधिकतर वह कर से ही पूर्ति हो जाती है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर भी देना पड़ता है, और जिनके अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर भी देना होता है, और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है, और पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर, घर जितना बड़ा होगा कर भी उतना ज़्यादा लगता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आ जाता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि निगम के पास जो टोटल पैसा आता है उसमें से 25 से 30% पैसा संपत्ति कर से आता है। जो विभिन्न घर बनवाए जाते हैं उसके लिए जो कर लिया जाता है उससे 25-30% पूर्ति हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि खाला के रिटायरमेंट होने के बाद से क्या क्या बदला है। तो इसमें देखते हैं कि जब वो रिटायरमेंट हो गई हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। तो यास्मीन खाला ने क्या बताया, नहीं बताया है बच्चों को कि अब क्या हो रहा है कि जो पार्षद होते हैं वह अपने बजट से पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, निजी ठेकेदार को रख लेते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे निजीकरण कहा जाता है, या फिर इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? या तो निजीकरण कहिए या तो इंग्लिश में इसे प्राइवेटाइजेशन कहिए। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब वह निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। तो जो निजी ठेकेदार होते हैं जिन्हें मजदूरों को कचरा उठाने के लिए चुनते हैं उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। इससे उस ठेकेदार को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है और पार्षद का भी सारा पैसा बच जाता है, उसको भी लाभ हो जाता है। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। इन नौकरों की मजदूरी होती है वह भी अस्थायी होती है, कोई फिक्स नहीं होती है। जब चाहे तब ये इनको निकाल दिया जाता है और ये कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है और कचरा उठाने का काम
काफ़ी खतरनाक भी होता है। जैसे कि मान लीजिए सीवर साफ़ करना है तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो मार्स गैसेस होती है ना, जो मीथेन होती है, उससे परेशानी भी हो जाती है। तो यह काम बहुत खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन भी नहीं होते और इनको कम मजदूरी पे चुना जाता है। इनको भी पैसे की आवश्यकता होती है, अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, तो इनके पास सुरक्षा के साधन ना होते हुए भी ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। और इससे क्या करते हैं, ठेकेदार और ज़्यादा पैसे की बचत करते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, और अगर काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हाल के समय में जो पार्षद हैं वह कुछ पैसे बचाने के लिए ठेकेदार को कुछ पैसे दे देते हैं, तो ठेकेदार का भी लाभ हो जाता है और ठेकेदार उनमें से और कम पैसे देके उन मजदूरों से काम करवाता है। तो पार्षद और ठेकेदार पैसों का लाभ कमा लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि 1994 में सूरत शहर भयंकर प्लेग फैला था। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। ध्यान रखिएगा, उस समय 1994 में भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। वर्तमान में यह दूसरे सबसे साफ नगर में है। पहले पे कौन है? पहले पे इंदौर है और दूसरे पे कौन है? सूरत है। इसको नोट कर लीजिएगा, पहले पे इंदौर है और दूसरे पे सूरत है। आगे देखते हैं। लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर फेंक देते थे। तो लोग घरों और होटलों का कचरा कहाँ फेंकते थे? या तो सड़क पर फेंक देते थे या तो नालियों पे फेंक देते थे, जिससे नाली के पानी में भी अवरुद्ध हो जाता था और ज़्यादा समस्याएं होती थी। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने और ठिकाने लगाने में भी मुश्किल हो रही थी। और इससे क्या हो रहा था, कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और ठिकाने लगाने में भी मुश्किलात आ रही थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा था और नगर निगम भी थोड़ा सा इस काम में ढीलापन दिखा रहा था और अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। और इससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि प्लेग हवा से ही फैलता है। इसलिए जिसे प्लेग हो जाए उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। सूरत उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो उस साल 1994 में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदों से काम करे। तो जब प्लेग इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से फैल गया तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर भी पड़ा, और जब इतना प्रेशर पड़ा तो ये भी अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई की गई और उसके बाद सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई की गई। और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। सॉरी, यह डाटा पुराना है क्योंकि ये जो NCERT की बुक है अपडेटेड नहीं है। यहाँ फर्स्ट पे चंडीगढ़ नहीं है, यहाँ तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पे कौन है, इंदौर हो जाएगा फर्स्ट पे, और सेकंड पे कौन हो जाएगा, सेकंड पे सूरत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, सेकंड पे सूरत हो जाएगा। तो आज के समय में क्या है, दूसरे सबसे साफ शहरों में कौन सा स्थान है? सूरत का दूसरा है और पहला किसका है? पहला इंदौर का है। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं और टीचिंग से संबंधित विभिन्न न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर, धन्यवाद।